रीछ अगर जंगल में किसी इंसान को देख ले तो फिर उसका पीछा नहीं छोड़ता। मैंने रीछ को मौका दिया कि वो काफी दूर निकल जाए। 10 मिनट तक मैं झाड़ी की ओट में बैठा रहा, फिर उठा और दूसरी तरफ से तालाब के अकब में आकर पथरीले टीले की चढ़ाई चढ़ने लगा। आगे फिर घना जंगल था, जहाँ दरख्तों की वजह से दिन की रोशनी मध्यम थी। एक जानिब स्याह चट्टानों की दीवार थी जिस पर काला जंग लगा हुआ था। दरख्तों के मोटे तनों को जंगली बेलों ने ढांप रखा था। मैं एकदम रुक गया। फजा में शेर की बू थी, हवा बिल्कुल बंद थी और मुझे चलते चलते पसीना आ रहा था। शेर की मौजूदगी के एहसास ने उस पसीने में इजाफा कर दिया। मैं दरख्तों की ओट में होकर आगे बढ़ने लगा। शेर की तेज बू उसी तरह फजा में रची हुई थी। एक दरख्त की ओट से निकला तो अचानक मुझे एक धारी धार शेर नजर पड़ा। मैं वहीं सुन होकर रह गया। शेर मुझसे कोई 50 कदम के फासले पर चट्टान के एक खो के बाहर खड़ा था। उसकी दुम आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी। वो अपना मुंह बार बार नीचे कर रहा था। मुझे उसके खांसने की आवाज आई। जंगल में शेर से अचानक आमना सामना हो जाए तो एक बार तो आदमी के हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। मैं किसी दरख्त पर चढ़ना चाहता था, मगर दरख्तों के तने एक तो सीधे थे, दूसरे शाखें काफी ऊपर जाकर शुरू होती थी। मुझे मजबूरन वहीं रहकर शेर के वहां से गुजरने का इंतजार था, लेकिन शेर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिल रहा था। वो बार बार गर्दन ऊपर नीचे कर रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे उसकी टांगें कांपने लगी हैं। मैं दरख्त के पीछे छुपा हुआ उसे गौर से दिख रहा था। शेर 2 कदम चला, फिर रुक गया। गर्दन को ऊपर उठाकर हलक से एक अजीब सी आवाज निकाली। फिर उसने एक झटका खाया और उसकी पिछली टांगें दोहरी हो गई और वो बाएं जानिब गिर पड़ा। शेर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। फिर उसकी टांगों ने आगे पीछे हरकत की और साकित हो गई। जब मुझे यकीन हो गया कि शेर मर चुका है और मैं दरख्त के पीछे से निकलकर फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ शेर की लाश से 5 कदम के फासले पर जाकर रुक गया। जमीन पर से पत्थर उठाकर शेर को मारा। शेर ने कोई हरकत न की। अब मैं उसके करीब पहुंच गया। देखा शेर का मुंह खुला था और बाएं जानिब से नीला झाग बह रहा था। शेर को जहर दिया गया था। ये काम शेर की खाल चुराने वालों का था, जो बकौल बूढ़े आदिवासी के दिन में किसी वक्त शेर को जहरीला गोश्त खिलाकर हलाक कर देते थे, फिर रात को उसकी खाल उतारने आते थे। इसके बावजूद मैं चौकस हो गया, कहीं करीब ही कोई खाल चोर छुपा हुआ न हो। ये लोग मुसल्ला होते हैं और जो उनके इस घिनौने कारोबार के रास्ते में आ रहे हैं उसे गोली मारने से भी गुरेज नहीं करते। मैं तेजी से कदम उठाता हुआ स्याह चट्टान की दूसरी तरफ आ गया। पलटकर गौर से जंगल के दरख्तों की जानिब देखा। शेर की लाश वैसे ही पड़ी थी। दरख्त खामोश थे, कोई परिंदा तक नहीं चहचहा रहा था। एक अजीब डरा देने वाला सन्नाटा तारी था। मेरा वहां रुकना बेकार था। मैं अपना सफर जारी रखने के ख्याल से पीछे ही मुड़ा था कि मुझे ऐसी आवाज सुनाई थी जैसे कोई झाड़ियों में से गुजरकर उस तरफ चला रहा है। मैं चट्टान की ओट में हो गया। इतने में देखता हूं कि 3 आदमी जिन्होंने सिर्फ लंगोट बांध रखे थे और हाथों में नेज़े पकड़े सामने वाले दरख्तों के पीछे से निकले और वहीं रुककर शेर की लाश को तकने लगे। फिर उन्होंने आपस में कुछ गुफ्तगू की और शेर के पास आकर उसके जिस्म में हल्का सा नेज़ा चुभोया। यकीनन ये वही खाल चोर थे जिन्होंने इस बदनसीब शेर को जहरीला गोश्त खिलाकर मारा था। मैं सांस रोके चट्टान की ओट में छुपा बैठा उन्हें गौर से देखता रहा। ये अपने साथ एक रस्सा लाए थे। उन्होंने रस्से से शेर की गर्दन और अगली टांगों को बांधा और उसे घसीटते हुए जंगल में जिधर से आए थे उधर को ही चल दिए। शेर का ये अफसोसनाक और बुज़दिलाना शिकार भी मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। मुझे शेर पर बड़ा तरस आया। मैं चलने लगा तो यकायक सारा जंगल शेर की खौफनाक धाड़ से गूंज उठा। मैं अपनी जगह पर लरस कर रह गया। क्या शेर जिंदा हो गया था? दरख्तों पर दुबके हुए बंदरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं लपक कर चट्टान के ऊपर आ गया। शेर की दूसरी धाड़ गूंजी और फिर इंसानी चीखों की आवाजें बुलंद हुई। मैं चट्टान के ऊपर किनारे पर बैठकर नीचे देखने लगा। जिन दरख्तों की तरफ खाल चोर शेर की लाश ले गए थे उधर से एक लंगोट पोश दीवाना वार दौड़ता हुआ मेरी चट्टान की तरफ आया। वो सख्त बौखलाया हुआ था और चिल्ला चिल्ला कर अपने साथियों को आवाज दे रहा था। ये खाल चोरों का साथी था। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि शेर जिंदा कैसे हो गया। फिर ये मुअम्मा भी हल हो गया और उसके पीछे एक शेर नमूदार हुआ जो पहले वाले शेर से निस्बतन छोटा था। शेर ने बिजली की तेजी के साथ छलांग लगाई और दौड़ते हुए खाल चोर पर आन गिरा। शेर के हलक से खून मुंजमद कर देने वाली धाड़ें निकल रही थी। उसने अपने इंसानी शिकार को अपने पंजों में रौंद डाला। खाल चोर की चीखें बंद हो गई थी। शेर उसके जिस्म को अपने नोकीले पंजों से चीथड़े करके फाड़ रहा था। फिर मेरे देखते ही देखते उस शेर ने शदीद जख्मी और खून में लथपथ खाल चोर की अधमुई लाश की गर्दन को अपने मुंह में दबोचा और उसे उठाकर जंगल में गायब हो गया। मेरा दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। ये खूनी ड्रामा चंद सेकंड में खत्म हो गया था। पथरीली जमीन पर खाल चोर का खून जम गया था। मैंने आफियत इसी में समझी कि वहां से जितनी जल्दी हो सके मैं रफू चक्कर हो जाऊं। चुनाचे मैं दूर तक जंगल में दौड़ता हुआ चला गया। जब मुझे यकीन हो गया कि मैं काफी दूर निकल आया हूं तो बैठकर सांस दुरुस्त की। शेर को इस बेदर्दी से इंसान का शिकार करते मैंने जिंदगी में पहली बार देखा था। जरूर ये शेरनी थी जिसने अपने शेर की मौत का बदला लिया था।
मैं वहां से उठा और चल पड़ा। मुझे प्यास लग रही थी। मुझे ये अंदेशा था कि कहीं मैं असल रास्ते से भटक तो नहीं गया। सिर्फ अंदाजे से चल रहा था। कुछ जंगलों में सफर करते रहने के अपने तजुर्बे से काम ले रहा था। गर्मी और हब्स की वजह से जिस्म पसीने से शराबोर था। आखिर तलाश बसियार के बाद एक पहाड़ी चश्मा मिल गया। पानी उस छोटे से चश्मे में एक पथरीले टीले के नीचे आकर गिर रहा था। यहाँ मैंने सबसे पहले पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर गुस्ल किया। उसके बाद थैले में से आदिवासियों के दिए हुए कुछ चावल निकाल कर खाए। नहाने और खाने से जिस्म की खोई हुई ताकत वापस आ गई। चाकू मैंने अपनी धोती में उड़स लिया था। दोपहर गुजर चुकी थी। जंगल में कहीं कहीं धूप के सफेद निशान नजर आ रहे थे। एक जगह मुझे 2 मोर नजर आए जो झाड़ियों के पास महवरक्ष थे। फिर एक शहनाद को देखा जो टीले के किनारे रेंगता हुआ दूसरी जानिब चला गया। मैंने जल्दी से थैले से मिसवाक नुमा बूटी निकालकर अपने हाथ में पकड़ ली, मगर सांप दूसरी तरफ चला गया था। मैं अल्लाह का नाम लेकर फिर आगे चल पड़ा। यूं ही इस भयानक और दुश्वार गुजार जंगल में चलते चलते आखिर मुझे दूर ऊंची ऊंची पहाड़ियों के दामन में दक्कनी ढलान पर सुर्ख सुर्ख चट्टानें नजर पड़ी। इन चट्टानों को देखकर मुझे ऐसी खुशी हुई जैसे मुझे कोई मदफन खजाना मिल गया हो। यही वो चट्टानें थीं जिनके गारों में से किसी गार में राणा खूनी की खुफिया कमीनगाह थी। अब मैं मोहतात हो गया, क्योंकि धनपति के साथ ही मोटे चंदू ने मुझे बताया था कि जहां राणा खूनी का ठिकाना है वहां आसपास उसके मुसल्लह पहरेदार मौजूद होते हैं। अभी तक मुझे वो नदी दिखाई नहीं दी थी जिसका पुल टूटकर एक तरफ नदी के पानी में झुक गया था। राणा खूनी के खुफिया ठिकाने की ये सबसे बड़ी और मातबर निशानी थी। मैं सीधा जाने की बजाय बाएं जानिब चलने लगा। यहाँ झाड़ियां इतनी घनी नहीं थी, मगर घास अद्यादम थी। मैं तद्यादम घास के समंदर से निकलकर खुली जगह पर आया तो खुशी से मेरा चेहरा दमक उठा। नशेब में एक नदी कमान की शक्ल में बह रही थी। नदी के पीछे सुर्ख चट्टानों की ढलान के पास एक पुल नदी के पानी पर झुका हुआ था। मैं अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। मैं वहीं एक बड़े पत्थर के पीछे सुर्ख चट्टानों का जायजा लेने लगा। ये चट्टानें साथ साथ लगी दक्कन की तरफ एक ऊंची पहाड़ी तक चली गई थी। इन्हीं चट्टानों के किसी गार में राणा खूनी की कमीनगाह थी, जहां सोनिया भी यकीनन मौजूद थी। मैंने अपने मंसूबे पर एक बार फिर गौर करना शुरू कर दिया। मुझे एक साधु सन्यासी के भेष में इन चट्टानों के करीब जाना था, जो जंगल में भगवान की तपस्या करने आया हो और नदी पर स्नान करने निकल आया हो। मैं अपने मंसूबे पर गौर भी कर रहा था और सुर्ख चट्टानों की तराई में फैली हुई सरसब्ज झाड़ियों और छोटे छोटे घने दरख्तों को भी देख रहा था। अचानक एक जगह मेरी आंखें रुक गई। मैं 2 इंसानों को झाड़ी में से निकलकर नदी की तरफ आते देख रहा था। उनमें से एक लड़की थी जिसने सुर्ख साड़ी पहन रखी थी और उसके स्याह बाल खुले हुए थे। दूसरा एक आदमी था जिसने राइफल कांधे पर डाल रखी थी और सर पर पगड़ी इस तरह बांध रखी थी कि उसका एक पल्लू उसकी ठोड़ी से होता हुआ उसके कानों तक चला गया था। क्या ये सोनिया है? मेरा दिल जोर से धड़का, मगर उस लड़की का रंग गहरा सांवला था और बाल भी लंबे और स्याह थे। सोनिया का रंग सफेद और बाल छोटे और भूरे थे। फिर ये लड़की कौन थी? राइफल बरदार आदमी यकीनी तौर पर राणा खूनी का कोई साथी था। राइफल बरदार आदमी रुक गया। उसने नदी की तरफ इशारा करते हुए लड़की से कुछ कहा जो मैं न सुन सका। फिर पलट कर पीछे चला और झाड़ियों में गायब हो गया। सुर्ख साड़ी वाली सांवली सी लड़की वहीं रुक गई। वो अपने पीछे उन झाड़ियों की तरफ देख रही थी जिधर राइफल बरदार चला गया था। चंद लम्हे उधर देखते रहने के बाद लड़की नदी में बैठकर नहाने लगी। मैं चुपचाप बैठा ये मंजर देख रहा था और सोच रहा था कि ये लड़की कौन हो सकती है। लड़की बार बार डुबकी लेकर अपने सर को धो रही थी। जब उसने अच्छी तरह से स्नान कर लिया तो बैठे ही बैठे नदी से निकलकर किनारे पर आई। बालों को जोर जोर से चटकने लगी। इतने में वही राइफल बरदार आदमी झाड़ियों में से निकलकर उसके करीब आया और चलने का इशारा किया। लड़की बालों को निचोड़ती हुई खामोशी से उसके आगे आगे चलने लगी। फिर दोनों जिधर से आए थे उधर ही चल दिए। जब वो दोनों मेरी नजरों से ओझल हो गए तो मैंने सुर्ख चट्टानों की तरफ देखा। वहां मध्यम होती हुई धूप इसलिए नहीं पड़ रही थी कि ये चट्टानें सूरज के सामने नहीं थी। सूरज उनके अकब में था। मुझे अब बेहद एहतियात की जरूरत थी। बिलाशुबा उस इलाके में राणा खूनी के मुसल्लह पहरेदार जगह जगह मौजूद थे। साधु सन्यासी के लिबास में होने की वजह से मुझे कुछ एतमाद भी था और किसी वक्त ये भी ख्याल आता कि ये वहशी खूंखार किस्म के लोग हैं। क्या अजब मुझे खातिर में न लाएं और किसी तरफ से गोली आकर मेरा ताम तमाम कर दें। इसी ख्याल से मैं औलख निरंजन का नारा भी नहीं लगा रहा था। इसी तजब्जुब और कशमकश में गिरफ्तार मैं उस तरफ चलने लगा जिधर नदी में लड़की थोड़ी देर पहले नहा रही थी। जंगली बेल बूटियों में से गुजर कर मैं नदी पर आ गया। फिर मैं उसी तरफ मुड़ गया जिधर लड़की राइफल बरदार आदमी के साथ गई थी। जहां जंगली झाड़ झनकार ने एक सरसब्ज सुरंग सी बना दी थी। मैं अब गर्दन उठाए एतमाद से चल रहा था, जैसे मैं साधु संत हूँ और जंगल में नदी पर मुंह हाथ धोने या पानी पीने आया था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे खदशा था। झाड़ झनकार की सुरंग में से गुजरते हुए झाड़ियों की टहनियां मेरे चेहरे को लग रही थीं, जिन्हें मैं हाथ से हटाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर अचानक किसी ने पीछे से आकर एकदम मुझे अपने बाजुओं में जकड़ दिया। दूसरे आदमी ने मेरे सर पर कपड़ा डालकर इस तरह कस डाला कि मेरी गर्दन घुटने लगी।
मैंने चिल्ला कर कहा, उल्लख निरंजन, साधु संतों को तंग न करो वरना तुम लोमड़ी का जन्म पाओगे। मेरे इस जुमले का उन दोनों आदमियों पर कोई असर न हुआ। मैं अगर चाहता तो बड़ी आसानी से उनको जमीन पर गिरा सकता था, मगर मैं चाहता था कि ये लोग मुझे राना खूनी की कमीनगाह तक ले चलें। लेकिन मुसीबत ये थी कि मेरी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई चादर को मजीद कसा जाने लगा था। मैंने दोनों हाथ उठा लिए और बोला, विष्णु भगवान के सेवक को तंग न करो बाबा। गर्दन में लिपटी हुई चादर जरा ढीली हुई। एक आदमी ने कहा, खामोशी से हमारे साथ चलो, आवाज निकाली तो गोली मार दूंगा। मैंने यही गनीमत जाना कि गर्दन का शिकंजा कम हो गया था। मेरा मुंह अभी तक चादर में ढका हुआ था। मैंने कहा, मुझे नजर आएगा तो चलूंगा बाबा। मेरे मुंह पर से चादर का पल्लू हटा दिया गया, मगर ये चादर एक रस्से की तरह अभी तक मेरी गर्दन ही में पड़ी थी। अब मैंने अपने इर्द गिर्द दो आदमियों को देखा। स्याह रंगत और सुर्ख आंखों वाले ये दो लंगोट पोश खूंखार किस्म के आदमी थे। एक ने मेरी गर्दन के गिर्द लिपटी हुई चादर को रस्से की तरह बटकर अपने दोनों हाथों में ले रखा था और दूसरे ने अपनी राइफल मुझ पर तान रखी थी। तुम इधर क्या करने आए हो? मैंने कहा, बाबा लोग हम साधु सन्यासी हैं, जंगल जंगल घूम फिर कर भगवान की तपस्या करते हैं। उस आदमी ने राइफल की नाल से मुझे टहूका दिया और तुर्श लहजे में बोला, बड़े देखे हैं तेरे जैसे साधु संत। चला गए। जंगल के मुख्तलिफ नशीब फराज में से गुजर कर ये दोनों आदमी जब मुझे झाड़ झनकार की सुरंग में से बाहर लाए तो उन्होंने चादर से मेरी आंखें ढांप दी और मुझे धकेलते हुए लेकर आगे बढ़े। चादर की पट्टी से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं खामोशी से चल रहा था। चढ़ाई आ गई। यहाँ मेरे कदमों तले जमीन पत्थर की तरह सख्त थी। फिर 3-4 बार दाएं बाएं मुड़ा। एक आदमी ने मेरी गर्दन पर पड़ी हुई चादर को खींचकर करख्त आवाज में कहा, रुक जाओ। मैं रुक गया। एक बार फिर मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि मैं साधु हूं और मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना। पीछे से मेरी गर्दन पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। मेरा खून खौल उठा, मगर मैं अपने गुस्से को पी गया। मुझे बेहद सब्र, हौसले और बेहतरीन तदब्बुर से काम लेना था, नहीं तो बना बनाया खेल बिगड़ सकता था। मैंने सिर्फ इतना कहा, हे भगवान मुझे क्षमा कर देना। चंद कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी जगह में दाखिल हो गया हूँ, क्योंकि फजा में जो खुली हवा की खुनकी थी वो अचानक खत्म हो गई थी। मेरी आंखों के आगे से चादर हटा दी गई। मैंने देखा कि मैं एक ऐसे गार में खड़ा हूँ जिसकी छत काफी ऊंची है और मेरे पहलू की जानिब गार के दरवाजे में से दिन की रोशनी अंदर आ रही है। उन्होंने फौरन रस्सी से मेरे दोनों हाथ पीछे बांध दिए और मुझे धक्का देकर दीवार की तरफ गिरा दिया। मैं पहलू की जानिब जमीन पर गिरा और फिर जरा सा खिसक कर दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। मैं अब भी उन्हें यही कह रहा था कि मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ, साधु सन्यासी हूँ। उन्होंने मेरे थैले को अपने कब्जे में ले लिया। यकीनन उसे देख चुके थे और उसमें सिवाय थोड़े उबले हुए चावलों और मिसवाक जैसी सांप की बूटी के और कुछ नहीं था। थैला उन्होंने मेरे पास ही फेंक दिया। एक आदमी राइफल लिए मेरे सर पर खड़ा हो गया और दूसरे ने छोटी रस्सी के एक टुकड़े से मेरे दोनों पांव बांध दिए। मैंने आहिस्ता आहिस्ता वेदों के अश्लोक पढ़ने शुरू कर दिए, मगर वो ऐसे पत्थर दिल और बेअकीदा लोग थे कि उन पर अश्लोकों का कोई असर न हुआ। वो राइफलें कांधों पर डाले गार से बाहर निकल गए। बाहर जाने के बाद उन्होंने बांस की शाखों से बनाया हुआ छापा गार के मुंह के आगे रख दिया, जिससे गार में अंधेरा सा छा गया। मैंने गार का जायजा लिया। बांस के छापे में से हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। गार बिल्कुल खाली था। चंद कदम आगे जाकर गार खत्म हो जाता था। वहां मुझे पत्थर की दीवार साफ नजर आ रही थी। अब मेरी सिर्फ एक ही कोशिश थी कि सबसे पहले तो उस लड़की से मुलाकात करूं जो नदी में नहा रही थी, और फिर राना खूनी को देखूं और उस पर अपने ज्ञान ध्यान का रोब डालकर सोनिया का सुराग लगाने की कोशिश करूं। मुझे यकीन हो गया था कि मैं राना खूनी पर अपनी तपस्या और साधुपन का रोब जमा सकूंगा, क्योंकि इस किस्म के लोग अकीदे के एतबार से बड़े कमजोर होते हैं। बांस के छापे में से आने वाली दिन की रोशनी मत्थम पड़ने लगी। अचानक छापा हटा दिया गया। गार में डूबते हुए सूरज की जगह गुलाबी सी रोशनी फैल गई। फिर वही दो लंगोट पोश आदमी अंदर दाखिल हुए। उन्होंने मेरे पांव खोल दिए। उनमें से एक ने कहा, चलो हमारे साथ। मेरे हाथ अभी तक पुश्त पर बंधे हुए थे। गार से बाहर निकलते वक्त उनको जाने क्या ख्याल आया कि रुक गए और मेरे कपड़ों को टटोल कर चाकू मेरी धोती से निकाल लिया। एक ने गुर्रा कर कहा, साधु संत हो तो ये चाकू किस लिए रखा है? मैंने कहा, हम सन्यासी भी हैं, जड़ी बूटियां भी तलाश करते हैं, ये जड़ी बूटियों को काटने के लिए है। दूसरे ने मुझे झंझोड़ कर पूछा, कहाँ है तुम्हारा समाध? पहले वाला बोला, अरे राना के पास जाकर ये अपने आप सब कुछ बता देगा। वो मुझे गार से बाहर ले आए। यहाँ आकर मैंने देखा कि चंद कदमों के फासले पर दूसरे गार का मुंह था, जिसके बाहर लकड़ी के एक तख्त पर एक काला कलोटा मजबूत जिस्म वाला आदमी राइफल घुटनों पर रखे इस तरह बैठा था कि उसके पांव जमीन पर थे और दोनों हाथ उसने तख्त पर टिकाए हुए थे, और उसके सर पर काली पगड़ी ठाटे की तरह बंधी हुई थी। जिस्म पर तंग और बगैर आस्तीनों की सदरी और मराठों की तरह धोती कसकर बंधी हुई थी। पाँव में भारी फौजी बूट थे। ये अजीबोगरीब हुलिये और सुर्ख आंखों वाला राना खूनी ही हो सकता था। उसके पीछे दो आदमी राइफल कांधों पर रखे जमीन पर उकड़ू बैठे थे। मुझे राना खूनी के सामने जाकर जमीन पर बिठा दिया गया। राना खूनी बगैर मुंह से कुछ कहे मुझे घूर रहा था। जो आदमी मुझे लाए थे उनमें से एक बोला, राना, ये मुझे भास्कर लाल का भेजा हुआ लगता है।